जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं जय ओझा लेकर के आ गया हूं एक और तड़कता भड़कता करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो एमसीक्यूज की फॉर्म में हम सारे न्यूज को कवर करेंगे ताकि आपको साथ में पता चले कि किस तरीके के न्यूज और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन का, लेकिन सेशन से पहले एक देखेंगे आज हमारा खूबसूरत सा विचार क्या है। तो जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जी हां दोस्तों, अगर आज आप रातों को जाग करके मेहनत कर ले हुए तो कल आपकी रातें आपके साथ होंगी, और अगर आज आप रातों को मेहनत नहीं करोगे, सोओगे, चद्दर रजाई में पड़े रहोगे, तो डेफिनेटली कल रातों को जाग जाग के पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है आज कर लीजिए, क्योंकि आज का समय इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आगे चल के जो मेहनत होगी वो आपके मरने के साथ ही खत्म होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? 1911 में भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहले किसने गाया था, यानी कि नेशनल एंथम सबसे पहले किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बिशन नारायण धर, सरला देवी चौधरानी और आबिद अली जी। देखिए 1909 में जो नॉट 1909 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है, यानी कि जाना गाना मना, ठीक है, जाना गाना मना, ठीक है, ये लिखा था, हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जिसे 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में, कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है, पहली बार गाया गया था। क्लियर है पॉइंट? और गाया किसने था? तो सरला देवी चौधरानी जी ने गाया था, सरला देवी चौधरानी जी ने गाया था। और सरला देवी चौधरानी कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही भांजी है, उनकी बहन की बेटी है, यानी कि पारिवारिक रिश्ता था उन्होंने, और सरला देवी जी ने यह गाना गाया। सबसे पहले जाना गाना माना, जो हमारा आज की डेट का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, इसे संस्कृत में भजन के तौर पे लिखा गया था, लेकिन इसका जो शुरुआती लाइन है ना, जिसका नाम क्या है? भारत भाग्य विधाता, ठीक है, क्या है? भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। इसी को आगे बढ़ा करके क्या लिख दिया गया? राष्ट्रीय गान लिख दिया गया, यानी कि नेशनल एंथम, ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय गान लिख दिया गया, यानी कि नेशनल एंथम। अच्छा, एक और बात बच्चों, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रीय गीत में और राष्ट्रीय गान में। तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था ये, और उनका जो एक उपन्यास था आनंद मठ, वहां से लिया गया था। लेकिन ये नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, जिसे 1911 में हमारे नेताओं के द्वारा पहली बार कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें गाया गया था, ठीक है। किसने गाया था? सरला देवी चौधरानी जी ने गाया था, ठीक है। और 1911 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था ना, उसके अध्यक्षता किसने की थी? वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण, ठीक है, बिशन नारायण, ठीक है, बिशन नारायण धर जी उसके अध्यक्ष थे। और आगे चल के नेशनल एंथम को किस चीज में बदला गया? सुभाष चंद्र बोस ने सलाह दिया कि इसे उर्दू में भी गाया जाए और इसे इंग्लिश में भी गाया जाए। तो इंग्लिश में जब नेशनल एंथम को गाया गया तो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने गाया, और उर्दू में इसे ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, आबिद अली के द्वारा, ठीक है, उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? आबिद अली, ठीक है, क्या नाम है? आबिद अली जी के द्वारा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? और 1950 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के साथ इसको अपना लिया गया। जब हमारा संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हो रहा था, तो उसको ठीक 2 दिन पहले नेशनल एंथम को अपनाया गया राष्ट्रीय गान के तौर पे। तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहले किसने गाया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो सरला देवी चौधरानी ने गाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हु अनवील्ड द मैस्कोट मोरवीर फॉर द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स? देखिए 2018 में, ठीक है, 2018 में हुआ यूं था कि हमारी सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है, शुरू किया था। क्या?
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, स्कूल गेम्स, ठीक है बच्चों, स्कूल गेम्स स्टार्ट किया था। और उसके बाद 2019 में ही खेलो इंडिया, क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू कर दिया गया, ठीक है, यूथ गेम्स शुरू कर दिया गया 2019 के अंदर में ही। और क्यों किया गया? ताकि जो युवा है उनके बीच में खेल को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी 2025 में, अभी 2025 में, नॉट 2025 में, ठीक है, अभी जो आपका 14 फरवरी 2026 से, ठीक है, 14 फरवरी 2026 से एक गेम शुरू हो रहा है इसी तर्ज पे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ही तर्ज पे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है बच्चों, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स शुरू किया जा रहा है। कब? 14 फरवरी 2026 को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है। और ये पहला संस्करण है, क्या ये पहला एडिशन है, यानी कि पहला इसका संस्करण है, फर्स्ट संस्करण है, यानी कि ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया वाली कैटेगरी में पहली बार ही खेला जा रहा है। तो इसका जो मैस्कोट है, इसका जो मैस्कोट है यानी कि शुभंकर है, उसका अनावरण हुआ, उसका अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो जब ये मैस्कोट का अनावरण किया गया था और इसका जो अनाउंसमेंट किया गया था, तो मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया था। क्या नाम है उनका? मनसुख, ठीक है, मनसुख मांडविया जी कौन है? ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, याद रखना, केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। और अगर मान लीजिए केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नहीं नाम दिया रहता है, ठीक है, तो सीएम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनका विष्णु राव देसाई, ठीक है, विष्णु देवसाई, ठीक है, नाम क्या है सीएम साहब का? विष्णु, ठीक है, विष्णु देव साई, ठीक है। तो दो नाम याद रखना, इन दोनों में से अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो आपको क्या लिखना है? मनसुख मांडविया लिखना है। अगर एक ऑप्शन है तो अगर वो है तो वो लिखना है, ये है तो ये लिखना है, क्योंकि मंच पे दोनों के दोनों ही अवेलेबल है। और इसका जो मैस्कॉट है वो रखा गया है मोर प्लस वीर इज इक्वल टू मोर वीर, ठीक है, मोर वीर। मोर का मतलब क्या होता है? मेरा, वीर का मतलब वीर, मेरा वीर जो इस गेम में खेलेगा और जीतेगा वो मेरा वीर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा क्या? 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे। और कितने सालों तक? 8 सालों तक, ठीक है, 8 सालों तक, ताकि जो खिलाड़ी है अपने गेम को मजबूत बना सके, डाइट अच्छी रख सके, ट्रेनिंग अच्छी ले सके। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे? तो 40 लाख रुपए यहाँ पे मिलेगा एक खिलाड़ी को, ठीक है बच्चों, 40 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी अपने खेल को मजबूत कर सके। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र विल द डेडिकेटेड रेजिन रिसर्च सेंटर बी स्टैब्लिश? महाराष्ट्र के किस जिले में समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? देखिए बच्चों, महाराष्ट्र के सांगली जिले में, ठीक है, सांगली जिले में उनके जो एमएलए हैं, ठीक है, उनके जो एमएलए हैं, एमएलए साहब जो है, ठीक है, उनका नाम क्या है? सुधीर, ठीक है, उनका नाम क्या है? सुधीर गडगिल, ठीक है, गडगिल। उन्होंने यहाँ पे पहल किया है कि महाराष्ट्र में एक किशमिश पे रिसर्च करने के लिए, किशमिश पे, ठीक है, याद रखना, कौन सी? किशमिश। आप लोग किशमिश सभी जानते हो ना। किशमिश पे क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए, ठीक है। डेडिकेटेड सेंटर का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड सेंटर का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ उसी पे रिसर्च करे, जो सिर्फ और सिर्फ किशमिश पे ही रिसर्च करे, उसका एकमात्र केंद्र हो, एकमात्र सेंटर हो कि भैया हमको किशमिश पे ही पूरा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि देखिए तकरीबन 60 से 70% हम लोग ना किशमिश ना इंपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम कहां से करते हैं? तो हम लोग चाइना से करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं हमारे अंगूर नहीं होती है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में अंगूर की खेती होती है भाई, ऐसा नहीं होती है, लेकिन उसको किशमिश में बदलने के लिए जो पूरा टेक्निक, तरीका, टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो किसानों की मदद हो सके, यानी किसानों की फसलें तबाह ना हो, अच्छे पैसे पे बिक सके, ठीक है, अच्छी वैरायटीज ऑफ किशमिश, ठीक है, वैरायटीज ऑफ किशमिश की अच्छी वैरायटीज बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? एक अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। और कहां पे खोला जाएगा? तो शिवाजी यूनिवर्सिटी, कौन सी? शिवाजी, ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी में खोला
जाएगा। ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो कौन से राज्य में खोला जाएगा? महाराष्ट्र में। कौन से जिले में? सांगली में। और कौन से कॉलेज में, कौन से यूनिवर्सिटी में? तो शिवाजी यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली जो न्यूज है, भारतीय संविधान का संथाली संस्करण पहली बार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यानी कि एक भाषा है जिसका नाम है संथाली। ठीक है, एक भाषा है जिसका नाम क्या है? संथाली। ठीक है बच्चों, याद रखना संथाली भाषा है। इस भाषा में हमारे संविधान को ट्रांसलेट किया गया, या यूं कह लीजिए लिखा गया। ठीक है, संथाली भाषा, संथाली भाषा में लिखा गया। संथाली भाषा ट्राइबल लैंग्वेज है। संथाली भाषा एक ट्राइबल लैंग्वेज है, यानी कि आदिवासी भाषा है। ठीक है, आदिवासी भाषा है। ये किस तरफ बोली जाती है? तो बिहार वाले क्षेत्र में हो गया, और झारखंड वाले क्षेत्र में हो गया, थोड़ा इसमें उड़ीसा भी चले जाओ। ठीक है, उड़ीसा भी चले जाओ, और फिर थोड़ा वेस्ट बंगाल भी आ जाओ। ठीक है, बंगाल वाले एरिया में भी आ जाओ। इन सारे एरिया में बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी छोटे लैंग्वेज में, किसी भी आदिवासी लैंग्वेज में अगर हम लोग संविधान को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि वहां के लोग संविधान की जटिल भाषाओं में नहीं उलझे, वहां के लोग संविधान को अपनी लोकल भाषाओं में समझें, ताकि उनके अपने अधिकारों का और अपने ड्यूटीज का पता चले, कर्तव्यों का पता चले। संथाली लैंग्वेज की जो लिपि है, संथाली लैंग्वेज की जो लिपि है, यानी कि जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो स्क्रिप्ट है, उसका नाम क्या है? ओ एल चिकी। ठीक है, क्या नाम है? ओ एल चिकी, ओ एल चिकी। ठीक है, याद रखना। कब लिखी गई थी? तो 1925 में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? तो रघुनाथ मुर्मू जी ने लिखी थी। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने लिखी थी। याद रखना, द्रौपदी मुर्मू जी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कहीं लिंक ना जोड़ने लग जाना। तो तकरीबन 1925 से और 2025 है, तो 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसी 100 साल को देखते हुए यहाँ पे संथाली भाषा में हमारे संविधान को क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया है, याद रखेगा। और संथाली भाषा हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान में 22 भाषाएं दी गई है ना। ठीक है, 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उन 22 भाषाओं में से एक है संथाली। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। तो अभी भारतीय संविधान का संथाली संस्करण पहली बार किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके पास क्या आता है। जापान जापान प्लान्स टू रीस्टार्ट विच न्यूक्लियर पावर प्लांट? जापान किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है? यानी कि इनमें से बहुत सारे परमाणु संयंत्र को जो जापान है बंद कर चुका था, उसको दोबारा शुरू करना है। तो उसका नाम क्या है? फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, तोकाई न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ओनागावा न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काशिवाजाकी, काशिवाजाकी करीवा। ठीक है, क्या नाम है इसका? काशिवाजाकी, काशिवाजाकी, काशिवाजाकी करीवा, काशिवाजाकी करीवा, करीवा परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है बच्चों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब इसको रीस्टार्ट करने का क्या मतलब है? यानी कि इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। 2011 में इसको बंद कर दिया गया था, 2011 में इसको बंद कर दिया गया था। क्लियर पॉइंट। 2011 में क्यों बंद कर दिया गया था? ठीक है, 2011 में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2011 में एक दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट कहां पे हुआ था भाई साहब? ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, फुकुशिमा, क्या नाम है इनका? फुकुशिमा, फुकुशिमा। ठीक है, दाइची, ठीक है, दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट। यहां पे एक दुर्घटना हुआ था, और ये फुकुशिमा में दुर्घटना हुआ था, लेकिन बंद किसको किया गया? काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद किया गया। क्लियर पॉइंट यहां पे। और बंद क्यों किया गया? जो दोनों का बिजनेस पार्टनर था ना, वो टेपको था। ठीक है, दोनों का बिजनेस पार्टनर जो था वो टेपको था। टेपको बोले तो बच्चों टोक्यो। ठीक है, टेपको बोले तो टोक्यो इलेक्ट्रिक। ठीक है, टेपको बोले तो टोक्यो। ठीक है बच्चों, टोक्यो इलेक्ट्रिक, ठीक है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है, पावर कंपनी या फिर पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है,
पावर कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन, ठीक है, दोनों का बिजनेस पार्टनर सेम था। तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने यानी जापान सरकार ने क्या किया, इसको भी बंद करवा दिया था, इसको भी बंद करवा दिया था, ठीक है, याद रखना। और ये जो आपका काशीवाज़ाकी जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है ये, सबसे सबसे बड़ा पावर प्लांट है, याद रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि बंद कर दिया गया था। अभी जापान जब से बंद हुआ है, तो 2023 की अगर डेटा की बात करें, 2023 में जो इसका 75% जो बिजली किससे बनी है, कोयले से बनी है या फिर ऐसे सामग्री से बनी जो कि कार्बन बहुत ज्यादा छोड़ता है। इसी वजह से, ठीक है, कि फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट कार्बन एमिशन, ठीक है, याद रखना, कार्बन एमिटर यानी कार्बन एमिट करने वाला, ठीक है, कौन है, कार्बन एमिट करने वाला कौन है, जापान 5वें नंबर पे। तो जापान ने अभी एक प्लान बनाया है कि 2040 तक जाते जाते उसको 20% बिजली किससे बनानी है, न्यूक्लियर पावर से बनानी है, न्यूक्लियर पावर बनाना है, ठीक है, 20%, ताकि बिजली बहुत ही अच्छी हो और पॉल्यूशन बहुत ही कम क्रिएट हो और कार्बन बहुत ही कम एमिट हो, जिसके लिए जरूरी था इस काशीवाज़ाकी करीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्टार्ट करना, और यही जापान कर रहा है, यानी कि अपनी परमाणु ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। नाउ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, 2025 का इनकम टैक्स एक्ट है, द नंबर ऑफ सेक्शंस इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मेनी टू हाउ मेनी। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स 2025 लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। इसके तहत जो सेक्शंस हैं उनको कितने थे और कितना किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी बच्चों, ठीक है, देखिए इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही पुराना चल रहा था अभी तक भारत में, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही पुराना चल रहा था, कौन सा, 1961 का चल रहा था। अब 1961 के एक्ट में बहुत ही पुराने सेक्शंस हो चुके थे, बहुत ही पुराने सेक्शंस हो चुके थे, और पुराने सेक्शंस बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुके थे। बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है ना, देखिए उस टाइम पे क्या होता था, ऑफलाइन में ज्यादा पेमेंट होती थी, ऑफलाइन में लोग ज्यादा टैक्स भरते थे, ऑफलाइन में सब कुछ होता था। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो धीरे धीरे सेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे ना, सेक्शंस, जैसे कि जब हमारा संविधान बना था तो 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे और आज 444 आर्टिकल हैं। इसका मतलब क्या है, बढ़ते चले जाएंगे जरूरत के हिसाब से। तो इसमें भी सेक्शंस बढ़ते चले गए इनकम टैक्स 1961 में। तो अभी जो पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन है ना, वो बढ़ के कितना हो चुका है, 819, ठीक है, टोटल 819 सेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर की बात करें, ठीक है, चैप्टर की बात करें तो चैप्टर कितने हो चुके हैं, 47 हो चुके हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स 2025 लागू किया है। इनकम टैक्स याद रखना है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसपे लगाया जाना वही भरेगा, लाइक इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये हम पे लगाया जाएगा तो हम ही भरेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगाया किसी और पे जाता है, भरता कोई और है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी आप लोग एक चॉकलेट खरीदोगे, डेयरी मिल्क का 80 रुपए लिखा रहेगा, साथ में एमआरपी 80 रुपए के ब्रैकेट में लिखा रहता है क्या, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जिसका मतलब वो चॉकलेट जो होगा 70-75 रुपए का होगा। सरकार ने 5-7 रुपए टैक्स मांग लिए होंगे कंपनी से, कंपनी ने क्या किया, वो एमआरपी में जोड़ के हम लोगों से ले लिया। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के मामले में अभी कितने सेक्शंस हो चुके थे, तो यहाँ पे 819 सेक्शंस हो चुके थे, ठीक है, जिसको घटा करके 536 सेक्शंस कर दिया गया है। चैप्टर कितने हो चुके थे, 47, जिसको 23 चैप्टर कर दिया गया है, 23 चैप्टर कर दिया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट। तो इनकम टैक्स 1961 को तो रिप्लेस किया ही किया है इनकम टैक्स 2025 ने, साथ में सेक्शंस को कम कर दिया है, 819 से 536 कर दिया है और 47 से 23 कर दिया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 819 से घटा करके 536 सेक्शंस कर दिया गया है। अच्छा, ये लागू कब होगा ये भी सुन लीजिए, ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, क्लियर पॉइंट, यहां लागू होने वाला है। चलिए 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 आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। इन विच सेंचुरी was sustained tiger presence confirmed in गुजरात। अभी देखिए गुजरात में
किस अभ्यारण्य में बाघों की लगातार मौजूदगी की पुष्टि की गई है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, जेसोर स्लोथ बियर सैंक्चुरी और और रतन महल सैंक्चुरी। ठीक है बच्चों, तो रतन, ठीक है, रतन महल सैंक्चुरी की बात करें, यहां पे अभी एक बाघ मिला था, तो यहां पे एक बाघ तो है, खैर एक बाघ तो है। तो इस एक बाघ की वजह से ही गुजरात को, ठीक है, क्या हो गया, गुजरात को फिर से क्या कह दिया गया है, टाइगर स्टेट कह दिया गया है। टाइगर स्टेट का दर्जा या स्टेटस मिल चुका है। ठीक है, याद रखना। तो क्या सर पहले टाइगर स्टेट का दर्जा नहीं था, स्टेटस नहीं था? बिल्कुल था, याद रखना। लेकिन 1989 में हुआ कुछ यूं था कि टाइगर सारे खत्म हो गए थे गुजरात में, और ये कंफर्म्ड हो गया 1992 में। तो 1992 में जो गुजरात का टाइगर स्टेट का जो स्टेटस था ना, वो खत्म हो गया, यानी कि छीन लिया गया हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है, और फिर आगे चल के एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। क्या नाम है उसका? नेशनल टाइगर, ठीक है बच्चों, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, क्या? कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था और 2006 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। तो इसी के तहत अभी दोबारा से, इसी ने दोबारा से, यानी कि एनटीसीए ने दोबारा से गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित कर दिया है, क्योंकि फिलहाल अभी रतनलाल अभ्यारण्य में एक टाइगर तो है, एक टाइगर तो है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे रतनलाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना। ठीक है, अच्छा एक और बात, 2006 में ही, ठीक है, 2000 ये आपका 6 में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। एनटीसीए है ना, इसको 2006 में वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 2006 में कन्वर्ट कर दिया गया था। यह भी आप लोग को याद रखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स? आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल्स के यूजर इवेल्युएशन ट्रायल किस संगठन ने किए हैं? तो देखिए बच्चों, इसरो, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी क्या हुआ है, आकाश मिसाइल का एक तो लेबोरेटरी वाला ट्रायल होता है, किसी भी मिसाइल का, यानी कि लेबोरेटरी में ट्रायल किया जाता है। तो वो ट्रायल तो आकाश कब का पास कर चुका था। तो आकाश न्यू जनरेशन जो है, ठीक है, आकाश मिसाइल, ठीक है, आकाश मिसाइल का जो न्यू जनरेशन है, याद रखना, का जो न्यू जनरेशन है, इसका सक्सेसफुल ग्राउंड लेवल का ट्रायल हो चुका है। ठीक है, ग्राउंड लेवल का इसका ट्रायल हो चुका है। ठीक है, याद रखना। और ग्राउंड लेवल का जो ट्रायल हुआ है वो कहां पे हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। वो कहां पे हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में कहां पे हुआ है? तो चांदीपुर में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो चांदीपुर में। चांदीपुर में ऐसा क्या है? तो इंटीग्रेटेड जो आपका ट्रायल के लिए एक पूरा बेस बनाया हुआ है, रेंज है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, क्या नाम है? इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। ठीक है, क्या नाम है इसका? टेस्टिंग रेंज। ठीक है बच्चों, याद रखना, टेस्टिंग रेंज ये है। तो यहां पर ये पूरा टेस्ट किया गया है, और टेस्ट करने वाला कौन है? तो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? तो 1958 में बनाया गया था, ताकि भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाया जा सके, हथियार बनाया जा सके, मिसाइल बनाया जा सके, हेलीकॉप्टर बनाया जा सके, शिप बनाया जा सके नेवी के लिए, ये सब डीआरडीओ ही बनाता है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल एक टेस्ट कर दिया है। और कौन सा टेस्ट किया है? ठीक है, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल, यानी कि प्रैक्टिकली जाके ग्राउंड में टेस्ट कर दिया है। कहां पे किया है? उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में कहां किया है? चांदीपुर में किया है। चांदीपुर में कहां किया है? तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में किया है। किसका टेस्टिंग हुआ है? आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का किया है यहां पे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कॉप 17 लोगो फीचर्स विच स्पीसीज? अभी देखिए कॉप 17 के लोगो में किस प्रजाति को दर्शाया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं कॉप 17 क्या है। ठीक है बच्चों, कॉप 17 का मतलब क्या होता है?
ठीक है, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। 17 का मतलब क्या होता है? 17th कॉन्फ्रेंस है, 17th कॉन्फ्रेंस है, यानी कि 17वां मीटिंग है। तो ये मीटिंग क्यों की जाती है? तो ये मीटिंग की जाती है बच्चों पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या? पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी कि क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए, ठीक है। पहली बार कब की गई थी? 1995 में की गई थी, यानी कि कॉप 1 1995 में किया गया था। क्लियर है पॉइंट? ये बात याद रखना। तो अभी जो 2026 में अक्टूबर 2026 में, अक्टूबर 2026 में किया जा रहा है, ठीक है, अक्टूबर 2026 में किया जा रहा है। और कहां पे? येरेवन, ठीक है, कहां पे? येरेवन अर्मेनिया में। कहां पे? येरेवन, ठीक है, येरेवन अर्मेनिया में किया जा रहा है, अर्मेनिया में। तो अर्मेनिया ने अभी ये जो लोगो है, ये डिसाइड किया है। इस लोगो में 23 कलर हैं। कितने? 23 कलर हैं, 23 रंग हैं। ये 23 रंग 23 प्रजातियों को दिखाती हैं, ठीक है। 23 रंग 23 प्रजातियों को दिखाती हैं। इन प्रजातियों को बचाना जरूरी है, और इन्हीं को बचाने के लिए तो हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट के लिए ही तो करते हैं, पर्यावरण के लिए ही तो करते हैं। तो ये कॉप 17 में हम 23 प्रजातियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 प्रजातियों पे डिस्कशन डिबेट किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे 23 कलर दिए गए हैं। कहां पे होगा? अर्मेनिया के येरेवना में, अर्मेनिया के येरेवना में। और कब होगा? तो अक्टूबर 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। तो अब कॉप 17 के में लोगो, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, किस प्रजाति को दर्शाया गया है? तो इनिरिडा फ्लावर, मोनार्क बटरफ्लाई और ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई और एरिवन एनोमलस ब्लू। तो करेक्ट आंसर है बच्चों ये रहा, ठीक है, एरिवन एनोमलस ब्लू। ये एक बटरफ्लाई है, ठीक है, क्या नाम है इसका? एरिवन, ठीक है बच्चों, एरिवन, ठीक है, एरिवन एनोमलस, ठीक है, एनोमलस, ठीक है, एनोमलस ब्लू। क्या है ये? एक तितली की प्रजाति है, एक तितली की प्रजाति है। क्लियर पॉइंट? और पोलियोमेटस, क्या नाम इसका? साइंटिफिक नाम क्या है? पोलियोमेटस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पोलियोमेटस। और एरिवा नेंसिस, ठीक है, एरिवा, ठीक है बच्चों, एरिवा नेंसिस, ठीक है, पोलियोमेटस एरिवा नेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। और तितली का नाम क्या है? एरिवन एनोमलस ब्लू। ये अर्मेनिया की बहुत प्रसिद्ध तितली है, ठीक है, अर्मेनिया की बहुत प्रसिद्ध तितली है, और लोग इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये 13 प्रजातियों में ये भी शामिल है। तो ये लोगो डिसाइड किया गया है अर्मेनिया के द्वारा कॉप 17 के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों ने ताबड़तोड़ नोट्स बनाए होंगे, ताबड़तोड़ लिखा होगा। तो मिलेंगे इसी तरीके से अगले लेक्चर में। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।